बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिवाइज कीजिए नोड्यूल फॉर्मेशन को। बताइए क्या नोड्यूल के फॉर्मेशन में होस्ट प्लांट्स की रूट तथा राइजोबियम के बीच मल्टीपल्स इंटरेक्शंस का सीक्वेंस इन्वॉल्व रहता है। जी हाँ, नोड्यूल के फॉर्मेशन में होस्ट प्लांट्स की रूट तथा राइजोबियम के बीच मल्टीपल्स इंटरेक्शंस का सीक्वेंस इन्वॉल्व रहता है। नोड्यूल के फॉर्मेशन की प्रिंसिपल स्टेजेस को बताइए। जी हाँ, राइजोबिया मल्टीप्लाई होकर रूट्स के चारों ओर कोलोनाइज हो जाते हैं तथा एपिडर्मल एवं रूट हेयर सेल्स से अटैच रहते हैं। रूट हेयर्स कर्ल हो जाते हैं तथा बैक्टीरिया रूट हेयर पर इन्वेड करते हैं और एक इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस हो जाता है जो बैक्टीरिया को रूट्स के कॉर्टेक्स तक ले जाता है, जहां रूट की कॉर्टेक्स में नोड्यूल फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं। बैक्टीरिया थ्रेड से रिलीज होकर सेल्स में चले जाते हैं, जिससे स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इस प्रकार से नोड्यूल बन जाता है। चलिए फिगर 12.4 को कम से कम 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। इस फिगर में डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन को दिखाया गया है। क्या आपके माइंड में ए राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट अ सब्सेप्टिबल रूट हेयर डिवाइड नियर इट का फिगर आ रहा है? इस फिगर में सॉइल पार्टिकल्स की लेबलिंग, रूट हेयर्स की लेबलिंग, बैक्टीरिया की लेबलिंग, जी हाँ सॉइल पार्टिकल्स की लेबलिंग, रूट हेयर की, बैक्टीरिया की, फिर से सॉइल पार्टिकल्स की लेबलिंग, रूट हेयर की, बैक्टीरिया की। बी सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज इट टू कर्ल का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? बताइए क्या आपके माइंड के फिगर में बी हुक और बैक्टीरिया की लेबलिंग दिख रही है? फिर से बताइए, हुक और बैक्टीरिया की लेबलिंग दिख रही है? अगेन, हुक एंड बैक्टीरिया की लेबलिंग। बताइए क्या सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज करता है इट टू कर्ल? जी हाँ, सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज करता है इट टू कर्ल। जी हाँ, सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज करता है इट टू कर्ल। बताइए सी इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स की फिगर आपके माइंड में आ रहा है? इसमें इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया की लेवलिंग, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स अंडर डिवीजन की लेवलिंग। फिर से बताइए क्या आपको इस फिगर में इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया की लेबलिंग दिख रही है? इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स अंडर डिवीजन की लेबलिंग। क्या आपके माइंड के फिगर में डी ए मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विद वैस्कुलर टिश्यूज
कंटिन्यूअस विद दोज ऑफ द रूट की फिगर आ रही है। इस फिगर में मैच्योर नोड्यूल की लेबलिंग बताइए। क्या नोड्यूल न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए होस्ट के साथ एक डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है? जी हाँ, नोड्यूल न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए होस्ट के साथ एक डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर लेता है। इन इवेंट्स को फिगर 12.4 में दिखाया गया है। बताइए। क्या नोड्यूल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं? जी हाँ, नोड्यूल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। जी हाँ, नोड्यूल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। एज पर नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी बताइए। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है? जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्जन को कैटेलाइज करता है। जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है। जी हाँ, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, ध्यान से सुनिए, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्जन को कैटेलाइज करता है। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्जन को कैटेलाइज करता है। फिगर 12.5 का माइंड कैप्चर कीजिए। साथ ही इस फिगर को अपने नोटबुक में कम से कम 30 बार बनाइए। यानी कि स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कम से कम 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है? जी हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया होता है। इसका रिएक्शन बताइए। जी हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया होता है। इसका रिएक्शन इस प्रकार है। N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP गिव्स करता है 2NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 PI। जी हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया होता है। इसका रिएक्शन इस प्रकार है। N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP गिव्स करता है 2NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 PI। जी हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया होता है। इसका रिएक्शन इस प्रकार है। N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP गिव्स करता है 2NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 PI। नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस ऑक्सीजन के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं?
जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को किस कंडीशन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एनएरोबिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एनएरोबिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। फिर से सुनिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एनएरोबिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। बताइए, क्या नोड्यूल में ऐसा एडॉप्टेशन होता है जो यह इंश्योर करता हो कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड रहे? जी हाँ, नोड्यूल में ऐसा एडाप्टेशन होता है जो यह इंश्योर करता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड रहे। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही सुना कि नोड्यूल में ऐसा एडाप्टेशन होता है जो यह इंश्योर करता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड रहे। बताइए, लेग हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल्स में एक ऑक्सीजन एस्कावेंजर होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल्स में एक ऑक्सीजन एस्कावेंजर होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल्स में एक ऑक्सीजन एस्कावेंजर होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। जी हाँ, क्या यह इंटरेस्टिंग नहीं है कि फ्री लिविंग कंडीशन में ये माइक्रोब्स एरोब्स की तरह रहते हैं, यानी कि जब नाइट्रोजनीज ऑपरेशनल नहीं होता है, परंतु नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स के दौरान ये एनएरोबिक हो जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजनीज एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्री लिविंग कंडीशन में ये माइक्रोब्स एरोब्स की तरह रहते हैं, जब नाइट्रोजिनेज ऑपरेशनल नहीं होता है, परंतु नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स के दौरान ये एनएरोबिक हो जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्री लिविंग कंडीशन में ये माइक्रोब्स एरोब्स की तरह रहते हैं, जब नाइट्रोजिनेज ऑपरेशनल नहीं होता है, परंतु नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट्स के दौरान ये एनएरोबिक हो जाते हैं, इसलिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। दी गई रिएक्शन में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम द्वारा अमोनिया सिंथेसिस के समय अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रत्येक NH3 के प्रोडक्शन के लिए 8 ATP। बताइए, यह आवश्यक एनर्जी किसके द्वारा प्राप्त होती है? जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स के द्वारा अमोनिया सिंथेसिस के समय अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक NH3 के प्रोडक्शन के लिए 8 ATP की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक एनर्जी होस्ट सेल्स के रेस्पायरेशन द्वारा प्राप्त होती है। जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स
के द्वारा अमोनिया सिंथेसिस के समय अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक NH3 के प्रोडक्शन के लिए 8 ATP की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक एनर्जी होस्ट सेल्स के रेस्पायरेशन द्वारा प्राप्त होती है। जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स के द्वारा अमोनिया सिंथेसिस के समय अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक NH3 के प्रोडक्शन के लिए 8 ATP की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक एनर्जी होस्ट सेल्स के रेस्पायरेशन द्वारा प्राप्त होती है। बताइए, एक NH3 के प्रोडक्शन के लिए कितने ATP की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा अमोनिया सिंथेसिस के समय जी हाँ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा अमोनिया सिंथेसिस के समय अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रत्येक NH3 के प्रोडक्शन के लिए 8 ATP की आवश्यकता होती है। जी हाँ, प्रत्येक NH3 के प्रोडक्शन के लिए 8 ATP की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल, प्रत्येक NH3 के प्रोडक्शन के लिए 8 ATP की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक एनर्जी होस्ट सेल्स के रेस्पायरेशन द्वारा प्राप्त होती है। जी हाँ, यह आवश्यक एनर्जी होस्ट सेल्स के रेस्पायरेशन द्वारा प्राप्त होती है। रिवाइज कीजिए फेट ऑफ अमोनिया को। फेट ऑफ अमोनिया में जो कुछ भी बताया गया है, क्या आप उसे बता सकते हैं? यदि हाँ तो बताइए। बताइए, फिजियोलॉजिकल पीएच पर अमोनिया प्रोटोनेटेड होकर किसका निर्माण करते हैं? जबकि अधिकांश प्लांट्स नाइट्रेट जी हाँ, जबकि अधिकांश प्लांट्स नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस को भी एसिमिलेट कर सकते हैं। जी हाँ, फिजियोलॉजिकल पीएच पर अमोनिया प्रोटोनेटेड होकर NH4+ यानी कि अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश प्लांट्स नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस को भी एसिमिलेट कर सकते हैं। जी हाँ, फिजियोलॉजिकल पीएच पर अमोनिया प्रोटोनेटेड होकर NH4+ यानी कि अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश प्लांट्स नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस को भी एसिमिलेट कर सकते हैं। बताइए, अमोनियम आयन पौधे एक्युमुलेट क्यों नहीं करते हैं? जी हाँ, अमोनियम आयंस पौधे के लिए अधिक टॉक्सिक होते हैं, इसलिए पौधे इनको एक्युमुलेट नहीं करते हैं। जी हाँ, अमोनियम आयंस पौधे के लिए अधिक टॉक्सिक होते हैं, इसलिए पौधे इनको एक्युमुलेट नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे अमोनियम आयंस यानी कि NH4 का यूज करके पौधे एमाइनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं। इसके लिए दो मेन रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस को बताइए। जी हाँ,
अमोनियम आयंस यानी कि NH4 का यूज़ करके पौधे एमाइनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं। इसके लिए दो मेन रिएक्शंस रिडक्टिव एमाइनेशन और ट्रांस एमाइनेशन है। जी हाँ, रिडक्टिव एमाइनेशन और ट्रांस एमाइनेशन है। जी बिल्कुल, रिडक्टिव एमाइनेशंस और ट्रांस एमाइनेशंस है। फर्स्ट, रिडक्टिव एमाइनेशंस के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है उसको बताइए। जी हाँ, रिडक्टिव एमाइनेशन इस प्रोसेस में अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट कर ग्लूटामिक एसिड बनाती है, जो नीचे इक्वेशन में दिए गए हैं। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जी हाँ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस NH4 प्लस NADPH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज गिव्स करता है ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। बताइए, रिडक्टिव एमाइनेशन में अमोनिया किससे रिएक्ट कर क्या बनाती है, साथ में इसका रिएक्शन भी बताइए। जी हाँ, रिडक्टिव एमाइनेशन में अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट कर ग्लूटामिक एसिड बनाती है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस NH4 प्लस NADPH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जी हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज गिव्स करता है ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। जी हाँ, रिडक्टिव एमाइनेशन में अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट कर ग्लूटामिक एसिड बनाती है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस NH4 प्लस NADPH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जी हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज गिव्स करता है ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। जी हाँ, रिडक्टिव एमाइनेशन में अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट कर ग्लूटामिक एसिड बनाती है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस NH4 प्लस NADPH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जी हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज गिव्स करता है ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। ट्रांस एमाइनेशन के बारे में जो कुछ भी आपके NCERT में लिखा गया है उसको बताइए। ट्रांस एमाइनेशन में बताइए कौन किस में ट्रांसफर होता है। जी हाँ, ट्रांस एमाइनेशन में एमाइनो एसिड से एमाइनो ग्रुप एक कीटो एसिड के कीटो ग्रुप में ट्रांसफर होता है। जी हाँ, एमाइनो एसिड से एमाइनो ग्रुप एक कीटो एसिड के कीटो ग्रुप में ट्रांसफर होता है। जी बिल्कुल, ट्रांस एमाइनेशन में एक
एमाइनो एसिड से एमाइनो ग्रुप एक कीटो एसिड के कीटो ग्रुप तक ट्रांसफर होता है। बताइए कौन मुख्य एमाइनो एसिड है जिसमें एमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 का ट्रांसफर होता है तथा दूसरे एमाइनो एसिड का निर्माण ट्रांसएमाइनेशन द्वारा होता है। जी हाँ, ग्लूटामिक एसिड मुख्य एमाइनो एसिड है जिससे एमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 का ट्रांसफर होता है तथा दूसरे एमाइनो एसिड का निर्माण ट्रांसएमाइनेशन द्वारा होता है। जी हाँ, ग्लूटामिक एसिड मुख्य एमाइनो एसिड है जिससे एमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 का ट्रांसफर होता है तथा दूसरे एमाइनो एसिड का निर्माण ट्रांसएमाइनेशन द्वारा होता है। ऐसी सभी रिएक्शन को ट्रांसएमाइनेज नामक एंजाइम कैटालाइज करता है। जी हाँ, ऐसी सभी रिएक्शंस को ट्रांसएमाइनेज नामक एंजाइम कैटालाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए जो नीचे दिया गया है उसको बताइए। जी हाँ, RCH NH3+ C+O- प्लस R2CO C+O- जिसमें NH3+ एमाइनो डोनर और C+O का ऑक्सीजन एमाइनो एक्सेप्टर है। रिवर्सिबली गिव्स करता है R1C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C+O- प्लस R2CH NH3+ सिंगल बॉन्ड C+O-। प्लांट्स में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमाइड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। इन दोनों एमाइड्स का नाम बताइए। जी हाँ, प्लांट्स में एस्पराजिन तथा ग्लूटामिन नामक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमाइड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। जी हाँ, प्लांट्स में एस्पराजिन तथा ग्लूटामिन नामक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमाइड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। जी बिल्कुल, प्लांट्स में एस्पराजिन तथा ग्लूटामिन नामक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमाइड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। बताइए एस्पराजिन किस एमाइनो एसिड से बनते हैं। जी हाँ, एस्पराजिन एमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन से बनता है। जी हाँ, एस्पराजिन एमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन से बनता है। जी हाँ, एस्पराजिन एमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन से बनता है। बताइए ग्लूटामिन किस एमाइनो एसिड से बनता है। जी हाँ, ग्लूटामिन बनता है ग्लूटामिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन से। जी हाँ, ग्लूटामिन ग्लूटामिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन से बनता है।
बताइए क्या एस्पराजिन एस्पार्टिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के तथा ग्लूटामिन ग्लूटामिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन से बनता है। साथ में यह भी बताइए कि इस रिएक्शन में एसिड का हाइड्रोक्साइल पार्ट किस रेडिकल द्वारा रिप्लेस हो जाता है। जी हाँ, एस्प्राजिन एस्पार्टिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन तथा ग्लूटामिन में ग्लूटामिक एसिड के एडिशन से बनता है। इस रिएक्शन में एसिड का हाइड्रोक्साइल पार्ट NH2 माइनस रेडिकल द्वारा रिप्लेस हो जाता है। जी हाँ, इसमें NH2 माइनस रेडिकल द्वारा हाइड्रोक्साइल पार्ट रिप्लेस हो जाता है। आंसर फिर से बोलिएगा। जी हाँ, एस्प्राजिन एस्पार्टिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन से तथा ग्लूटामिन ग्लूटामिक एसिड में एमाइनो ग्रुप के एडिशन से बनता है तथा इस रिएक्शन में एसिड का हाइड्रोक्साइल पार्ट NH2 माइनस रेडिकल द्वारा रिप्लेस हो जाता है। बताइए एमाइड्स किसके द्वारा प्लांट्स के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जी हाँ, एमाइड्स जाइलम वेसल्स के द्वारा प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जी हाँ, एमाइड्स जाइलम वेसल्स के द्वारा प्लांट्स के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जी हाँ, एमाइड्स जाइलम वेसल्स के द्वारा प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ कुछ प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए सोयाबीन के नोड्यूल्स फिक्स्ड नाइट्रोजन को किस रूप में एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ कुछ प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए सोयाबीन के नोड्यूल्स फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूरेइड्स के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, यूरेइड्स के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ कुछ प्लांट्स एग्जाम्पल के लिए सोयाबीन के नोड्यूल्स फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूरेइड्स के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, यूरेइड्स के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं तथा इन यूरेइड्स कंपाउंड्स में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। जी हाँ, इन यूरेइड्स कंपाउंड्स में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। बताइए क्या यूरेइड्स कंपाउंड्स में कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। जी हाँ, यूरेइड्स कंपाउंड्स में कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। जी हाँ, यूरेइड्स कंपाउंड में कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। जी हाँ, यूरेइड्स कंपाउंड्स में कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। जी हाँ, यूरेइड्स कंपाउंड में कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। जी हाँ, यूरेइड्स कंपाउंड्स में कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो
अधिक होता है। जी हाँ, यूरेट्स कंपाउंड में कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। बताइए प्लांट्स अपने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। जी हाँ, प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सोइल। जी हाँ, प्लांट्स अपने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एयर, वाटर और सोइल से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ए वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स को। क्या ये सारे मिनरल एलिमेंट्स जो ये एब्जॉर्ब करते हैं वो प्लांट्स द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं? जी हाँ, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स को, लेकिन सभी एलिमेंट्स जो ये एब्जॉर्ब करते हैं वो प्लांट्स द्वारा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आउट ऑफ दी more than 105 elements discovered so far, less than 21 essential है and beneficial है for normal growth and development। बताइए आउट ऑफ मोर देन 105 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड so far में से कितने एलिमेंट्स एसेंशियल एंड बेनिफिशियल हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड डेवलपमेंट के लिए? जी हाँ, आउट ऑफ मोर देन 105 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार में से लेस देन 21 इसेंशियल हैं और बेनिफिशियल हैं फॉर नॉर्मल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वह एलिमेंट जो कि रिक्वायर्ड है इन लार्ज क्वांटिटीज उनको क्या कहते हैं? जो रिक्वायर्ड है इन लेस क्वांटिटीज उनको क्या कहते हैं? जी हाँ, वह एलिमेंट जो कि रिक्वायर्ड है इन लार्ज क्वांटिटीज उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जबकि वो जो रिक्वायर्ड है इन लेस क्वांटिटीज उसको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स आइदर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा का, या टेक पार्ट करते हैं इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, वे एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं इन लार्ज क्वांटिटीज उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जबकि वे जो रिक्वायर्ड हैं इन लेस क्वांटिटीज और इन ट्रेस उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स आइदर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा की, या टेक पार्ट करते हैं इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बताइए क्या डिफिशियंसी ऑफ ईच ऑफ दिस इसेंशियल एलिमेंट्स लीड कर सकता है सिम्टम्स को? यदि हाँ तो इन सिम्टम्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, डिफिशियंसी ऑफ ईच ऑफ दिस इसेंशियल एलिमेंट्स लीड्स कर सकता है सिम्टम्स को। इन सिम्टम्स को डिफिशियंसी सिम्टम्स कहते हैं। 4
प्रोमिनेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स का नाम बताइए। जी हाँ, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, इम्पेयर्ड सेल डिवीजन एटसेट्रा कुछ प्रोमिनेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। जी हाँ, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, इम्पेयर्ड सेल डिवीजन एटसेट्रा कुछ प्रोमिनेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। जी हाँ, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, इम्पेयर्ड सेल डिवीजन एटसेट्रा कुछ प्रोमिनेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। बताइए, प्लांट्स मिनरल्स को किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है? जी हाँ, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को थ्रू रूट्स बाय आइदर पैसिव और एक्टिव प्रोसेस। दे आर carried to all parts of the organisms through xylem along with। जी हाँ, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को थ्रू रूट्स बाय आइदर पैसिव और एक्टिव प्रोसेसेस। दे आर carried to all parts of the organism through xylem along with water transport। नाइट्रोजन वेरी इसेंशियल है फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ। क्या प्लांट्स यूज कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली? जी हाँ, नाइट्रोजन वेरी इसेंशियल है फॉर लाइफ। प्लांट यूज नहीं कर सकते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली, बट some of the plant in association with nitrogen fixing bacteria, especially roots of legumes, फिक्स कर सकते हैं इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को into biologically usable forms। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, नाइट्रोजन बहुत इसेंशियल होता है फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ। प्लांट यूज नहीं कर सकते एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली, लेकिन सम ऑफ द प्लांट्स इन एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, स्पेशली रूट्स ऑफ लेग्यूम्स, फिक्स कर सकते हैं इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू बायोलॉजिकली यूजेबल फॉर्म्स। बताइए, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिक्वायर्स होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? जी हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन को रिक्वायर्स होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की और एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके हेल्प से एकम्प्लिस्ड होता है? जी हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन को रिक्वायर्स होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाइट्रोजन फिक्सेशन accomplished होता है with the help of नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स, मेनली राइजोबियम की। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जो कि प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या यह वेरी सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन? जी हाँ, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो कि प्लेस करता है एन इम्पोर्टेंट रोल को इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यह बहुत सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन और मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस करता है इन एन एरोबिक इन्वायरमेंट।
बताइए इन प्रोसेस में रिक्वायर्ड एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? जी हाँ, दी एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो कि प्लेस करता है एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत ही सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ दी प्रोसेसेस जो कि टेक्स प्लेस करता है इन एन एरोबिक इन्वायरमेंट। दी एनर्जी ATP required is provided by the respiration of the host cells. Ammonia produced following antifixation is incorporated into amino acids as the amino group. Are you agree with this? जी हाँ, ammonia produced following antifixation is incorporated into amino acids as the amino group.